बात की थी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, करेक्ट। उसमें हमने हिंदू का पूरा कवर किया था। हिंदू में क्या हुआ था, जिसमें हम लोगों ने रामकृष्ण मिशंस के बारे में बात किया था, है ना, उनके व्यू पॉइंट का बात किया था। और उन्होंने कहा था कि अलग अलग रास्ता है, रिलीजन अलग अलग रास्ता है, मंजिल एक ही है। ये बात हुआ था। दयानंद सरस्वती के बात हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात हुआ था, है ना। और भी आत्मीय सभा है, ब्रह्मो समाज है ना। आत्मीय सभा बात करूँगा तो मैं 1815 का बात हो जाएगा, है ना। यूटिलिटेरियन मिशंस जो किए थे, उसके बाद फिर हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किए थे एंड सो ऑन। बहुत सारा वर्क हुआ था 1817 वाला। तो इस तरह बहुत सारा चीज़ हमने कवर किया था। आज हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे मुस्लिम में क्या हुआ है। मुस्लिम में जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, किस तरह हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे यही बात कहा गया। देखो यहाँ पे 34th क्लास देख सकते हो तुम। अभी होप सो डाउनलोड हो गया होगा तुम लोग का। देखो जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है, ये हिंदू में तो हुआ ही हुआ, क्योंकि हिंदू में पूरी तरीके से बात किया गया था। इससे सोशल यूनिफिकेशन हुआ, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, जानते हो। और इससे क्या हुआ कि हिंदू मिडिल क्लास का जो स्ट्रक्चर था, जो स्टेटस था, काफ़ी बढ़ने लगा। और यही कारण है कि हिंदू लिबरेट हो गए एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम। पारसीज का कम जनसंख्या है, वो पहले से लिबरेट थे। बाहर का वेस्टर्न बहुत ज़्यादा था। और मुस्लिम लोगों में दिक्कत क्या था कि रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव सोच। और उसके बाद वहाबिज़म हुआ चला सऊदी अरब में। मैंने कल्चर में तुमसे बात किया ही था वहाबिज़म के बारे में। तो उससे क्या हुआ कि और रेडिकलिज्म हुआ है, और रेडिकल थॉट्स एलिमेंट्स और ऐड हुए हैं मुस्लिम के अंदर। तो सभी चीज़ जानेंगे आज। तो जैसे हिंदू में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, तो ऑन द सिमिलर लाइन पारसीज में भी हुआ है, मुस्लिम्स में भी हुआ, सिख में भी हुआ है। अब देखो थोड़ा सा जान लो इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम के बारे में जानोगे तभी जान पाओगे कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा सोशल रिलीजियस मूवमेंट मुस्लिम इस्लाम कम्युनिटी में क्यों हुआ है। देखो इस्लाम में सबसे बड़े ऊपर है तो अल्लाह है। अल्लाह का मैसेज पहुंचाने के लिए आए हैं यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद, जो कि फाइनल मैसेंजर है। इससे पहले भी अल्लाह का मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारे आए थे। तुमको याद होना चाहिए कोमल, बहुत सारे आए थे, मोज़ेक थे, है ना, जो कि सभी के कॉमन थे, क्रिश्चियन के भी थे, ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र भी है इनका, याद आया सब। तो परफेक्ट मोहम्मद जो गॉड का मैसेंजर है, लास्ट फाइनल मैसेंजर है। देखो वहाँ पे कैलिफ बना, कैलिफेट मतलब खलीफा अपना। और ये 4 कैलिफ बना है, मतलब 4 लोग थे। इसमें अबू बकर थे, उमान था, उस्मान था, अली थे, ठीक है। ये सब फॉलोअर्स हैं। और यहीं पे शिया और सुन्नी का डिवीज़न हो जाता है। देखो बात समझो, शिया और सुन्नी क्या है। तुम नए हो इसलिए तुम जान लो, जानते हो ना, शिया और सुन्नी मुस्लिम से बिलोंग होता है। इसमें क्या है, देखो ये जो 4 तुम देख रहे हो, अबू बकर, उस्मान, उमान और अली, ये डाई हैट फैन थे, डाई हैट फॉलोअर्स थे तुम्हारे इसके प्रॉफेट मोहम्मद के, समझ रहे हो ना। और मगर जो प्रॉफेट मोहम्मद का जो दामाद था वो अलग था। तो जब राजगद्दी का बात आया, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद किसको राजगद्दी दिया जाएगा, तो बोला कि ये 4 फॉलोअर्स है, इसको राजगद्दी मिलना चाहिए। ब्लड के हिसाब से दामाद को मिलना चाहिए। तो दोनों में डिवीज़न हो गया। तो दामाद को मिला जो सेक्शन जो मिले इस्लाम का, उसको बोलते हैं शिया। और ये जो 4 को मिला ये सुन्नी। तो वहीं फूट आ गया, और वहीं से अभी तक ये फूट है। शिया और सुन्नी में देखना बीच में बहुत ज़्यादा वो है, डिफरेंस है। और जानते हो मिडिल ईस्ट में तो बहुत बड़ा बात होता है शिया और सुन्नी का। और हमारे कंट्री में जहाँ तक सवाल है, हमारे कंट्री में ज़्यादा सुन्नी है, यही 4 का फॉलोअर्स, दामाद का फॉलोअर्स नहीं। और यदि मैं कंपेरेटिवली बात करूँ तो शिया लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है एज कम्पेयर टू सुन्नी, समझ रहे हो ना। तो देखो अब हम समझेंगे यहाँ पे मुस्लिम्स के कितने मूवमेंट्स हुए हैं, अलग अलग मूवमेंट हुए थे। देखो वहाबीज हुए हैं, बरवेलवीज हुए हैं, देवबंदीज हुए हैं, अहले हदीस हुए हैं, अहमदिया मूवमेंट, ये सब मूवमेंट है, बड़ा बड़ा मूवमेंट जो मुस्लिम में हुआ है। वहाबीज मूवमेंट एक रेडिकल मूवमेंट था, समझे ना। ये सऊदी अरब में हुआ था, और इसका फर्क पड़ा हमारे इंडिया में भी। और पटना एक सेंटर था इसके लिए, पटना, आज जो पटना जानते हो तुम। ये पूरी तरीके से सूफी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। सूफी आइडियोलॉजी वही दरगाह वाला कॉन्सेप्ट। दरगाह वाला कॉन्सेप्ट तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना इस्लाम से। इस्लाम में जो है, इस्लाम में अल्लाह है, और दरगाह में क्या है, सब पीर बाबा लोग हैं। तो दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। तो वहाबिज़म का जो तुम्हारा इतना बड़ा रेवोल्यूशन चला था, और इसका तुम देखो कि ये रेडिकल था, यानी कि मास चपेट, यानी कि दरगाह बेकार है। जो है कुरान है,
कुरानी जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो रेडिकल फॉर्म है। और जितने ये सूफीज़म आइडियोलॉजी आ गया ये सब बेकार है, ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है। कई अभी मुस्लिम है, सुन्नी लोग हैं जो ज़्यादातर, वो अभी भी दरगाह पे बिलीव नहीं करते हैं। दरगाह पे बिलीव करने वाले कम हैं, क्योंकि जैसे देखो हरे राम हरे कृष्ण, वो भी हमारा वही है, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट का मतलब। भक्ति मूवमेंट और सूफी भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ाए थे तुम लोग को, उसमें बहुत बड़ा बड़ा बात हुआ था, बहुत फिलोसोफर का बात हुआ था, स्कॉलर का बात हुआ था, रिफॉर्मर का बात हुआ था, इसमें नामदेव का बात हुआ था, याद है तुम लोग को, जो महाराष्ट्र के थे। और उसके बसहमना का बात करते हैं कि सूरज आएगा भी कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। ये सब बड़े बड़े फिलोसोफर सब थे, बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर सब थे, बात समझे ना। तो वहाबिस पूरी तरीके से तुम्हारा रेडिकल मूवमेंट था जो कि सऊदी अरब में आया था और यहाँ इंडिया में भी तुम्हारा फैलने लगा, ठीक है। और ये पूरी तरीके से इसका मकसद था कि ब्रिंग बैक इस्लाम टू इट्स प्रिस्टीन फॉर्म, जो हकीकत में जो कुरान में लिखा गया है वही फॉर्म में इस्लाम होना चाहिए। ये सूफीज़म बेकार का चीज़ है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्योंकि सूफी आइडियोलॉजी क्या है, सूफी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से लिबरल इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, कि इस्लाम में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस्लाम को रिफॉर्म करने का बात था सूफीज़म, ये कट्टरवादी से ख़त्म करने का। जैसे हमारा हिंदू में भी बहुत कट्टरपंथी था, उसको ख़त्म करने के लिए हरे रामा हरे कृष्ण का मूवमेंट चला। अब सामने चैतन्य महाप्रभु फेमस हुए हैं, अरे यहाँ रामानंदा फेमस हुए हैं, कबीर जी फेमस हुए हैं, मीराबाई फेमस हुई है, सब भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े सार्थ। तो ऑन द सिमिलर लाइन तुम्हारा सूफी मूवमेंट भी चला था कोमल, याद होना चाहिए तुमको। एक से एक दरगाह आया था, चिश्ती मोहिद्दीन वाला जो आया था तुम्हारा दिल्ली में, याद है सभी चीज़। तो देखो, तो वहाँ भी समझ में आ गया, बरेलवीज, देवबंदीज, अहले हदीस और अहमदिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो पटना लिखा गया है ना, वहाँ पे बंगाल में है, पटना में मेन सेंटर था, समझे ना। और पॉलिटिकल एम था कि किसी तरह सिख और ब्रिटिश को इस धरती से उखाड़ फेंक दे। सिख से खून नष्ट था वहाबिज्म को स्पेशली। तो आगे देखो सभी चीज़ मिल जाएंगे। तो बरेलवीज क्या था, बरेलवीज था डिफरेंट था, ये दरगाह में बिलीव करता था। ये लिबरल इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का लिबरल है कि हाँ इस्लाम ये भी हो सकता है, उसमें विश्वास रखता था। देवबंदीज लिबरल इंटरप्रिटेशन के विरोध में था, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वहाबिज्म टाइप का ही था, समझे। और ये सहारनपुर, जो अभी तुमको उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट दिखता है, वहाँ बहुत एक्टिव था ये। और देवपंथ, देवबंदीज तुम्हारा देवपंथ, ठीक है, ये तुम्हारा सहारनपुर में मोबाइल वो ऑफ कर देगा। लैंड ऑफ नॉलेज, जो देवबंदीज तुम्हारा क्या है कि दर उल उल्लुम, दर उल उल्लुम का मतलब क्या होता है कि लैंड ऑफ नॉलेज, ये जो ज़मीन है ये पूरा नॉलेज का ज़मीन है, वहीं से तुम्हारा देवबंदीज मूवमेंट शुरू हुआ है। तो बात समझे, ये भी लिबरल इंटरप्रिटेशन बिलीव नहीं करता था। अब बात करते हैं अहले हदीस, ये क्या है कि परफेक्ट मोहम्मद का जो भी टीचिंग है उसको फॉलो करना है, ठीक है, जो वो बोल दिए वही सत्य है, समझे। और कुरान से कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है अहले हदीस की। अहमदिया मूवमेंट देखो, अहमदिया मूवमेंट में तुम्हारा गुलाम अहमद साहब थे, ठीक है, मुस्लिम को रिफॉर्म करने का बात था। और यहाँ पे पहली बार किसी सोशल रिफॉर्मर ने ये सोचा कि ना ये सब करने से नहीं होगा, कुरान वुरान पढ़ाने से नहीं होगा, वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय क्या बोले, वेस्टर्न एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना, प्रोग्रेसिव थॉट पे, क्योंकि 4 स्तंभ पे पूरा टिका हुआ था सोशल रिलीजियस मूवमेंट हिंदू का। यही बोले कि वेस्टर्न एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, जो ये रेडिकल थॉट है उसे निकलना होगा, तभी जाके मुस्लिम भी आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज बहुत पीछे हो जाएंगे। आज ऐसे बोलना नहीं चाहिए एज अ टीचर, मैं आज तुम लोग खुद गणित जानते हो, ये आज एक ऐसे हिंदू एक एज अ कम्युनिटी कैसे आगे निकला एज कम्पेयर टू मुस्लिम, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव थॉट है ये आगे बढ़ने नहीं दिया। कोई हमको विरोध कर सकता है इस बात को लेके, मैं ये सत्य है, तुम उठा के देख लो, आंकड़ा देख लो, और ये तुम लोग महसूस कर सकते हो इस बात को। तो बात समझे, मगर बेड़ा इस चीज़ का बेड़ा उठाया था अहमदिया मूवमेंट में, जो खुद तुम्हारा गुलाम अहमद साहब थे, उन्होंने प्रयास किया कि कैसे मुस्लिम को रिफॉर्म किया जाए, और इसके लिए बहुत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, AIMU जिसको बोलते हैं, बहुत प्रयास हुए हैं। तो ये जो गैप है हिंदू और मुस्लिम, इसकी वजह से कम्युनलिज्म होना शुरू हो गया। इससे पहले बताए थे सुद्दी मूवमेंट भी चला था। सुद्दी मूवमेंट किसका था? वो तो हिंदू का था ना। कौन लेके चले थे? दयानंद सरस्वती। तो ऑब्वियसली, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा इम्पैक्ट पड़ गया, बताए थे तुम लोगों को पिछले क्लास में।
तो अब देखते हैं, अब सभी चीज़ को देखते हैं, हल्का हल्का तो समझ में आ गया कि मुस्लिम मूवमेंट में एक कोई दरगाह को बिलीव करना चाह रहा है और एक कोई पूरा विरोध में है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये अलीगढ़ मूवमेंट तुम्हारा सर सैयद अहमद खान स्टार्ट किए थे ताकि सोशली और एजुकेशनली मुस्लिम का विकास हो सके इस कंट्री में। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या कि और भी वो जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इसके, अतब हुसैन थे, नज़ीर अहमद थे, नवाब मसरू उल मुल्क थे, चिराग अली थे, बहुत सारे थे प्रोमिनेंट लीडर्स सब। ये सभी फैक्चुअल्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी, समझ गए ना, बस कॉन्सेप्ट डेवलप करते चलो। सर सैयद ने क्या बोला कि हमको जो मेडिएवल तुम्हारा ऑब्स्केटिज्म है, यानी कि जो सुपरस्टिशियस बिलीव है जो मेडिएवल टाइम्स है इस्लाम में है, प्रेजेंट है, उसको ख़त्म करना होगा। और अपने जर्नल से, हाँ, अपने किताब से, अपने विवेक से ये लिखना शुरू कर दिए ताकि रिलीजन में क्या हो, रिफॉर्म्स आए। समझे बात को। और इन्होंने फिर री इंटरप्रिटेशन किया कुरान को, रीजन में बेस्ड किया। रीजन होना चाहिए, कुरान में ऐसा लिखा है जिसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आया वो कर दिया कुछ, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव लॉजिक, लॉजिक देना शुरू कर दिया। और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करवाया और इनके वजह से एंग्लो मोहम्मदियन ओरिएंटल कॉलेज तुम्हारा 1877 में क्रिएट हुआ, जो मैंने बोला था, और वही बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि ये तुम्हारे जो बहुत बड़े हस्ती, बहुत बड़े नाम है इनका, सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़े नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है। मैं बाद में तुमको मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री ऑप्शनल में इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ आने वाले समय में। देखो दियोबंद मूवमेंट, एक अलीगढ़ मूवमेंट समझ में आया तुमको, तो दियोबंद मूवमेंट देखो, दर उल उलूम, तो वही लैंड ऑफ नॉलेज, इसका मतलब हुआ लैंड ऑफ नॉलेज। ये तुम्हारा जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस है मुस्लिम उलेमास का, ठीक है, वो भी एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए थे कि रिवाइव करना है चीज़ों को। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव था कि एक आप कुरान की प्योर टीचिंग को फैलाइए, दियोबंद बोले थे ना, वो इस टाइप का था रेडिकल, कि जो ओरिजिनल टीचिंग है कुरान का वो लेके चलना होगा आपको, ठीक है। और दूसरा क्या था कि कीप अलाइव स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर। जिहाद वाला कॉन्सेप्ट, जिहाद वाला कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रगल करना है। अभी जिहाद को नेगेटिव टर्म से लिया आता है, उसको घुमा दिया उस कॉन्सेप्ट को। हकीकत में जिहाद कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने वतन के लिए, अपने पीस के लिए, अपने शांति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये है मतलब। मैं यहाँ पे तो गलत तरीके से टेररिज्म में डाल दिया गया इसको, और ये शब्द जो इतना पवित्र शब्द था वो पूरा धूमिल हो गया। अरिगेटी में कमेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो कहने का मतलब है कि 2 ऑब्जेक्टिव था इसका, कि जो प्योर टीचिंग है कुरान को उसको रिवाइव करना, और दूसरा क्या है कि मुस्लिम के अंदर स्पिरिट ऑफ जिहाद कॉन्सेप्ट भरना, और यहीं से तुम्हारा रेडिकलिज्म शुरू हो जाता है। यहाँ से तुम्हारा दियोबंद इस्टाब्लिश्ड हुआ, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बोल दिया उत्तर प्रदेश का। 1866 मोहम्मद काजिम मनोताबी एंड रशीद अहमद घंगोई, ये 2 बड़े लीडर थे इसके देवबंद मूवमेंट के। समझे बात को। ये रिलीजियस लीडर थे जो मुस्लिम कम्युनिटी को सिखाते थे, ठीक है, कि आपको 2 ऑब्जेक्ट के साथ जीना होगा। उसके बाद फिर से इन्होंने क्लासिकल इस्लाम का रिस्टाब्लिशमेंट करने का प्रयास किया, और इन्होंने कोशिश किया कि स्पिरिचुअल और जो मोरल कंडीशन है मुस्लिम का वो ठीक हो, सही सही टाइम पर नमाज पढ़े सभी लोग, फालतू खुदा के विरोध में काम ना करे। खुदा जो बोल दिए वही सैक्रोसेंट है, वही एब्सोल्यूट है, कोई विरोध में ना करे बात। जो कुरान में लिखा गया वही बात माने, फालतू का कोई इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है इन लोग को, समझे। और उससे भी रेडिकल फॉर्म आता है वहाबी मूवमेंट, जो सऊदी अरब में चलता है। अब सऊदी अरब में कोई भी मूवमेंट चलेगा मुस्लिम का तो इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड होगा। देखो वहाबी मूवमेंट में क्या हुआ, ये मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि सऊदी अरब में हुआ था तुम्हारा अबुल वहाब, ताकि रिफॉर्म कर सके इस्लाम को। जो इस्लाम में जो गलत गलत चीज़ आ गया इनके हिसाब से, जो गलत गलत तुम्हारा लिबरल इंटरप्रिटेशन हो गया कुरान का, वो सब चीज़ को ख़त्म करके ओरिजिनल कुरान की तरह रिबैक करना। मगर जब इनको इस चीज़ को तुम ठीक से एनालिसिस करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये पूरा अपना पावर के लिए किया गया था। समझ रहे हो बात को। तो ये पहले इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में आया जहाँ पे सिख था, समझे। और ये द मेन चैलेंज क्या था कि हमको ब्रिटिश डोमिनियन उखाड़ फेंक देना है, समझे ना। काहे कि क्रिश्चियन जो आया है, क्रिश्चियन मिशनरी, तो केवल हिंदू को ही ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, इसने सबको किया है। ये बात समझना होगा तुमको। और इसके अपसूट, मैंने पहले ही बोला, इसका अपसूट तुमको बंगाल में भी दिए। इसका अपसूट मतलब क्या है, इसका पार्ट, एक हिस्सा। जैसे एक मेन होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो सब्सिडी होता है उसको अपसूट कहते हैं। इसका अपसूट तुमको बंगाल में मिल जाए। और बंगाल में तुम्हारा जो किस लीडरशिप के अंदर था उसका अपसूट, तो तितुमिर। तितुमिर बहुत बड़ा नाम है, बंगाल का बहुत बड़े लीडर थे तुम्हारा वहाबी मूवमेंट के लिए।
समझ गए बात को। ये तुम्हारा राय बरेली में भी हुआ था। सैयद अहमद दूसरा है ये, ठीक है, जो कि फाउंडर थे तुम्हारे वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। यानी कि सहारनपुर बहुत बड़ा गढ़ था, समझे, सहारनपुर बहुत बड़ा गढ़ था वहाबी मूवमेंट के लिए भी, ठीक है। और मेन क्या ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश को बंगाल से उखाड़ कर फेंक देना और तुम्हारा सिख को नॉर्थ वेस्ट पंजाब से फेंक देना। वहाबिज्म रैपिडली इंक्रीज हुआ बंगाल, बिहार और नॉर्थ वेस्ट में। और मैंने पहले ही बोला कि जो मेन सेंटर थे वो पटना थे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज़ को। मूवमेंट क्या था, पूरी तरीके से ब्रिटिश इंपीरियल रूल के अगेंस्ट था और एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स फैलाने का काम कर रहा था। देखो ये ब्रिटिश बेकार है, बर्बाद है ना, एटीट्यूड दे रहा है मुस्लिम के अंदर। फाइनली इस वहाबी मूवमेंट जो इतना खतरनाक, इतना रेडिकल था, वो पूरी तरीके से सप्रेस किया गया 1870 में ब्रिटिश के द्वारा। बहुत मशक्कत करना पड़ा था, डिटेल में जानोगे तो आने वाले समय में। तो क्या हुआ बात, अलीगढ़ मूवमेंट का बात हुआ, देवबंद मूवमेंट का बात हुआ और अभी वहाबिज्म का बात हुआ, वहाबी मूवमेंट का बात हुआ। अब बात करेंगे अहमदिया मूवमेंट के बारे में। समझ में आ रहा है सभी चीज़। तो ये तुम्हारा कादियान या कादियानी भी कहते हैं इसको, पंजाब में थे जी, ठीक है। पंजाब में कौन फाउंड करता है, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के अंतिम में, 1890 के आसपास, ठीक है, ताकि इस्लाम में फिर से रिफॉर्म किया जाए और जो अटैक है क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया था ये चीज़ तुम लोगों को, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी आया तो केवल हिंदू को ही फर्क नहीं पड़ा है, हिंदू के बाद जो कम्युनिटी है मेजोरिटी में वो मुस्लिम ही है। ये अलग बात है कि आज के राजनीति की वजह से हम मुस्लिम को भी माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। माँ ये गवाह है कि मुस्लिम भी 15% है कि नहीं है, 15% है। 2011 का सेंसस उठा कर देख लो, इंडिया जैसे कंट्री में 15%, 1.25 करोड़ देशवासी में 15% होना मतलब माइनॉरिटी किस हिसाब से होगा। ये तो बात चलता ही है, ये तो डिबेट अभी से चल रहा है, बहुत दिन से डिबेट चल रहा है ये। तो यही राजनीति है, क्या कर सकते हैं हम इस पर। तो दिस गेव रिलीजियस रिकॉग्निशन टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इसमें देखो ये अच्छी बात है कि अहमदिया मूवमेंट में रिकॉग्निशन दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना जरूरी है। आप खाली पुरानी किताब पढ़ के नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना होगा आपको, यदि आपको आगे ले जाना है जनरेशन को। तो ये सभी चीज़ सो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बुकलेट का कुछ जिक्र किया गया है, पेज नंबर 111। ये सभी तुम्हारे किसी किताब का रेफरेंस है कि हमने पढ़ा दिया था उस समय भी, और बोला था कि बच्चे लोग जो छोटे छोटे फैक्चुअल्स वो जाके देख लेना। एंड डोंट वरी फॉर यू, तुम लोग को हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना बताने के बाद वो लोग का ड्यूटी रहता था, वो लोग खुद करता था, वो हेडेक नहीं लगा टीचर लोग। और गेटिंग में इस तरह पढ़ाए जाते थे चीज़ को कि एक बार माइंड क्लियर कर दिए जाके पढ़ो बैठ के। तो समझ में आ गए। तो हमने क्या बात किया, हमने मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात किया कि मुस्लिम में कैसे कैसे किया गया था, और उसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे फेमस है। अब बात करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सिख का क्या क्या हुआ था। तो इसका इश्यूज देख लो कि इसका इश्यूज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, गुरुद्वारा में जो महंत लोग थे बहुत करप्ट थे, बहुत ज़्यादा करप्ट। तो उसमें क्या क्या हुआ है। उसके बाद सिंह सभा मूवमेंट हुआ था, निरंकारी मूवमेंट हुआ था, नामधारी मूवमेंट हुआ था, कुका मूवमेंट हुआ था, अकाली मूवमेंट हुआ था, और बाबर अकाली दल और उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, ये सभी चीज़ तुम्हारा इश्यूज है सिख रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। अब देखो ये समझना होगा तुमको कि सिख सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये कैसे कैसे हुआ है तुम्हारा। नामधारी, निरंकारी, सिंह सभा और अकाली। नामधारी देखो, नामधारी क्या, कुका इज अटैच इनटू इट। कुका जो था बहुत बड़ा नाम है, कुका अटैच था, कुका मूवमेंट बोले कि नहीं बोले ऊपर, कुका मूवमेंट वो भी तुम्हारा नामधारी मूवमेंट से अटैच था। देखो गुरुद्वारा में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, गुरुद्वारा में जो प्रीस्ट थे उसको महंत कहा जाता है, समझे ना। जैसे कि हम हिंदू में बोलते हैं ना कि पुजारी, तो महंत है। महंत के पास क्या था कि बहुत ही ज़्यादा वही सेम चर्च वाला हाल, पॉलिटिकल पावर था और वेल्थ था उसके पास। तो ये पसंद नहीं था लोगों को, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता था वो, समझ गए ना। तो इसलिए जितने भी मूवमेंट हुए सिख में भी, ये भी महंत को रिफॉर्म करने का बात था, गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने का बात था इसमें भी, समझ गए बात को ना। तो उसके बाद देखो सिख सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कैसे सिख का कंडीशन डिफरेंट हो, एजुकेशनली, सोशली, और स्टेटस कैसे बढ़े। अरे भाई महंत एंजॉय कर रहा है, व्हाट अबाउट द पीपल, पीपल तो पूरी तरीके से त्रस्त है। ये सभी चीज़ के लिए किए गए थे। टारगेट क्या था कि रिफॉर्म करना सिख रिलीजियस को, ठीक है, जो कि रिमूव करना इम्प्योरिटीज,
और गुरु नानक ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, गुरु गोविंद सिंह तो ऐसा कुछ नहीं बोले थे। मैं कैसे आप उसको गंदे तरीके से रखे और रिलीजन को, ये गलत है। रिफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि बाकी धर्म रिफॉर्म हो रहे तो हमको भी करना ही होगा। बात समझ रहे हो ना। अकाली का ही तुम्हारा ऑफशूट है बाबर अकाली, ये रेडिकल ग्रुप था, और जिसका अभी भी तुम अकाली दल देखते हो पंजाब में, ये सब जेनेसिस है बच्चे लोग, समझ रहे हो ना बात को। लंबा जेनेसिस है, कोई भी ऐसे कुछ नहीं आता है। और जानते हो सिखिज्म का मतलब क्या, वन गॉड में बिलीव करना, और उसके जो मैसेंजर है वो गुरु नानक साहब है। सिखिज्म कुछ साल पहले, 3 साल पहले हमने 550 बर्थडे मनाया है गुरु नानक जी का, है ना। गुरु नानक बहुत बड़े नाम है, ठीक है ना। गुरु नानक का देखो, अब लंगर से बेस्ट कुछ हो सकता है क्या, पूरी तरीके से ह्यूमन सर्विस। और सच पूछो तो हमको तो लगता है कि एक सिखी समुदाय ऐसा समुदाय है कि जो खाना खिलाने में बिलीव करता है, लिटरल खिलाने में बिलीव करता है। बाकी तो खिला देगा और मुँह चमका कर निकल जाएगा। हाँ कोमल, तुमको बोले कोमल कि खाना खिलाओ तो खिला दोगे हमको कि पिला दोगे? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि सिखिज्म, सिख में गुरु नानक बोले हैं कि ह्यूमन सर्विस सो इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के आधार पे जितने भी होते हैं सिख फॉलोअर्स होते हैं, बड़े ही चाव से, बड़े ही ईमानदारी से देते हैं सर्विस। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी आदमी तुम्हारा गोल्डन टेम्पल में जाके खा सकता है। तो हम लोग गए थे पटना साहिब, हम भी खाए। पूछो, पटना साहिब में हम लोग गए थे, यस सर। गए थे ना हम लोग मजाक मस्ती करने के लिए। तो पटना साहिब में जब गए थे, मस्त, ठीक है, जो एटमोस्फियर है वो लाजवाब है। और गुरु गोविंद जी बनाए थे वो चीज़, गुरु गोविंद जी के नाम पे है वो। तो देखो इतिहास, कितना इतिहास हम लोग के साथ जी रहा है। हाँ, हम लोग बोलते क्या होता है इतिहास, बच्चा आर यू गेटिंग मी। तो हम लोग गए थे मजाक मस्ती करने के लिए, मतलब ये नहीं कि हम गुरुद्वारा मजाक मस्ती करने के लिए गए थे, ऐसा नहीं है। जो जर्नी में गए थे, जर्नी में कुछ और करने के लिए गए, कुछ और हो गया, ठीक है। हमने एक चीज़ तो विटनेस किया, गुरु है ना, हम दूर से देखे थे, कभी अंदर विजिट नहीं किए थे, उतना समय नहीं मिला था, कह सकते हो। मैं अच्छा लगा। अब फोटो कब भेज रहा है तुम हमको, फोटो कब भेज रहा है? फोटो खींचा था ना, डिलीट कर दिया, आज भेज देगा। आज याद आ गया ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कोमल, ऑब्जेक्टिव क्या है कि दुकान से हाजमोला चुरा खा ना, ये तो नहीं होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव। देखो, टू रिफॉर्म गुरुद्वारा एंड मेक इट ट्रू रिलीजन प्लेस, ट्रू रिलीजियस प्लेस आपको बनाना होगा। रिफॉर्म करिए गुरुद्वारा को, एक चैलेंज है। करप्ट महंत सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कि पूरी तरीके से वेल्थ को होल्ड करके रखे हुए हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स सही नहीं है, समझे। और सिख रिलीजन को रिफॉर्म करना होगा, सिख मिडिल क्लास को हेल्प करना होगा, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए सिख को भी मॉडर्नाइज में ले जाना होगा। और ये फाइट करना होगा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जो कि हमारे पूर्वज ने किया था कि नहीं किया था। रंजीत सिंह, वाह कितना बड़ा नाम था रंजीत सिंह। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या क्या हुए हैं मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट और निरंकारी मूवमेंट। तो सिंह सभा मूवमेंट कहा कि यहाँ पे नोट से देख लेना। अकाली मूवमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। देखो अकाली मूवमेंट क्या हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिख रिफॉर्म मूवमेंट है। इसमें पूरी तरीके से जो सिख गुरुद्वारा तुम्हारा जो मैनेजमेंट है उसको प्यूरिफाई करना और श्राइन्स को प्यूरिफाई करना, जो देवी देवता है वहाँ पे, ताकि जो सेल्फिश और करप्ट महंत है उसको खत्म किया जाए, निकाल दिया जाए। पास करवा दिया गया था, लॉ पास करवा दिया गया, करप्ट को निकालो। अभी देखते जाओ तुम क्या होता है। देखो इस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे लॉ बना ब्रिटिश के द्वारा 1925 में कि महंत को ख़त्म करो, निकालो इसको वहाँ पे। और इस एक्ट के द्वारा महंत जो करप्ट महंत थे उसको गुरुद्वारा से निकाला गया, समझे। और वहाँ पे शिरोमणि गुरुद्वारी प्रबंधक कमेटी बना था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, समझे। इसने देख रेख किया कि ये महंत करप्ट है, निकालो इसको। तो बाबर अकाली बोले ना, अकाली दल का तुम्हारा क्या है, ये अपसूट है। तो देखो ये रेडिकल ग्रोथ है अकाली मूवमेंट का, समझे। ये 1920s में हुआ था, रेडिकल ग्रोथ है। देखते हो रेडिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें पूरी तरीके से सिख रिलीजन को, गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने का बात है।
अकाली पास्ट में बहुत लॉस सहन किए थे महंत के द्वारा। महंत जो है ना, ये जो कब्जा के रखा था, तो अकाली वाले लोग थे जो सिख के समुदाय के अंदर, उसको बहुत यातना झेलना पड़ा था और इस चीज़ का खुन्नस था उसको, और सही टाइम आया अपना खुन्नस को निकालने का। आर यू गेटिंग मी? तो देखो कि अकाली पास्ट में बहुत हैवी लॉस किए थे एट द हैंड्स ऑफ मंस, और वो वायलेंस फेस किए थे, फेस द वायलेंस एट द इंसिडेंट। बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, पाकिस्तान में हुए थे, जिसमें बहुत सारे सिख मरे थे। उस चीज़ का खुन्नस था मन में, और सही टाइम में मार दो हथौड़ा। बिकॉज ऑफ दिस बाबर अकाली इमर्ज फ्रॉम द अकाली मूवमेंट, एक नए शख्सियत का वहाँ से उदय होता है जो कि पूरी तरीके से विच वॉज अगेंस्ट नॉन वायलेंस एंड अडॉप्टेड वायलेंस एज क्रीड। वायलेंस कर दो, मार दो सबको, रेडिकल मूवमेंट है तो यही सब चीज़ होगा। टारगेट क्या था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इंडियंस इन्फॉर्मर, जो सूची जो खबरी देता है बीच का, हाँ सुमन टाइप का आदमी, उड़ा दो दूर दूर है ना सुमन, तो खबरी नहीं देगा तुम। द प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल मूवमेंट। अब देखो आखिर सब ब्रिटिश के विरोध हो रहा है, सब ब्रिटिश के विरोध हो रहा है, तो क्या करो हुकूमत? सबको ला के एक साथ रख दो, एक प्लेटफॉर्म पर रख दो। They were against strongly attack Sikh faith and so intense patriotic fever, देशभक्ति दगा दिया उसने, एक मोमेंट गजब मोमेंट ला दिया उसने। तो पारसिस में भी हुआ है, ये समझ गए, ये सिख का ओवरऑल समझ गए कि सिख में जो मेन फीचर है गुरुद्वारा और महंत को वो करना। पारसिस में भी है, पारसिस में बड़े बड़े नाम है, दादा भाई नारोजी है, हाँ जो तुम्हारे कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो ये हमारा एक एक्सपेक्ट खत्म होता है यहाँ से। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वी हैव कम्प्लीटली, ठीक है, नोट्स वोट्स है और भी कम्प्लीटली तो कहना गलत होगा, मगर इसके हिसाब से कम्प्लीटली हो गया है, ठीक है। पारसिस है, उसका रिलेवेंस है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है, पूछ लिया जाता है सिविल सर्विस में, नोट्स के हिसाब से वी हैव कम्प्लीटेड। अब दूसरे मूवमेंट की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरे मूवमेंट में कास्ट मूवमेंट, ठीक है, कास्ट मूवमेंट भी हुआ, क्या क्या मूवमेंट नहीं हुआ। देखो तुम लोग मूवमेंट में पढ़ रहे हो तो तुम याद करो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़े हो, याद आया? उसके बाद तुम ये पढ़ रहे हो, जो चीज़ मिस होगा वो सभी फैक्चुअल्स में आ जाएंगे, डोंट वरी, फैक्चुअल्स को भी बहुत जल्दी रिवाइव करने वाले हैं हम लोग। कास्ट मूवमेंट, देखो कास्ट मूवमेंट हम लोग नेचर, कैरेक्टर, फीचर जानेंगे कास्ट मूवमेंट का, उसमें टाइप्स जानेंगे, है ना, उसमें सरदा सदन मूवमेंट क्या हुआ था, गिरनी कामगार यूनियन क्या होता, हरिजन मूवमेंट क्या था गांधी जी का, ताना भगत मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बाइकम सत्याग्रह, प्रार्थना सभा, सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये सभी चीज़ तुम्हारा कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। आप सिविल सर्विस में बहुत बढ़िया से पूछ लेता है ये सब चीज़ के बारे में, समझे ना। तो देखो, तो यहाँ क्वेश्चंस दिया गया वही जो पहले दिए थे, तो उसको पूछे थे कि ये सब बता चुके हैं तुम लोग को। इसमें लिखा है कि बच्चे लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बोलो, तो जानते हो कि ये सब हिंदू मुस्लिम सिख पारसिस में हुआ था। ओल्ड रिलीजन को फिर से इंडिजिनाइजेशन करने का बात था, ऑर्थोडॉक्सी फीचर्स को प्यूरिफाई करने का बात था, नेशनलिज्म हुआ यहाँ से, लीडर्स आए, रेनेसांस का रास्ता दिखाए, ब्रिटिश कल्चर हेजेमोनी के अगेंस्ट था, ये समझ रहे, कोड वर्ड है। इसी कोड वर्ड को तुम अब यही सब चीज़ को सजा के पैराग्राफ बनाओगे, वही है। देखो ये मेरा लिखा हुआ है उस समय का, देखो The social religious reform movement was seen in almost all religious groups including Hindu, Muslim, Sikh and Parsis. This was basically carried out to attain certain objectives like to revive indigenization of culture, to make reforms in religious and social systems like sati, untouchability, monopoly of mahants etc. सभी का आना चाहिए ना उसके अंदर। To aim to fight against British cultural hegemony, that is against Christian missionary, ultimately led to build up nationalistic feelings and gave rise to consciousness among masses against British Empire. समझ गए ना, होप सो समझ में आ गया होगा। तो कास्ट मूवमेंट हल्का कर ही लेते हैं, हालांकि एक क्लास खत्म हो चुका है, विल डू इट सर्टनली। देखो कास्ट मूवमेंट क्या है, फीचर्स एंड कैरेक्टर्स देखेंगे कि क्या है ये। डेमोक्रेटिक रिएक्शंस, जो लोअर कास्ट को दबाया जा रहा है हायर कास्ट के द्वारा, यहीं से आएगा बाबू। कास्ट मूवमेंट है, कास्ट मूवमेंट मतलब क्या होता है कि ये कास्ट वंचित है, दूसरा कास्ट दबाया जा रहा है उसके ऊपर, तो इसी का डेमोक्रेटिक रिएक्शंस है। लोकतंत्र में जो रिएक्शन मिलना चाहिए, जो प्रतिक्रिया मिलना चाहिए। आज देखते हो इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे, फॉर्म क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। अरे बेटी में समझ में आया ना, तो जो छोटे जात को दबाया जा रहा है बड़े कास्ट के द्वारा, इसी का एक रिजल्ट है। ये ग्रोइंग इन्फ्लेशन जो ब्राह्मण्स का था,
वो थ्रेड बन चुका था लोअर क्लास के लिए, और ये महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था। महाराष्ट्र तो गढ़ बना है, समझे। ज्योतिबाई फूले बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा, है ना, बहुत बड़ा नाम है ज्योतिबाई फूले का। महाराष्ट्र से थे, हर संभव प्रयास किए कि किस तरह ब्राह्मणिज्म जो दबा के रखा है उसको कंट्रोल किया जाए। इंपॉर्टेंट लीडर बाबा अंबेडकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं लोअर कास्ट का वॉइस बढ़ाने के लिए। ब्रिटिश पॉलिसी वॉज अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल। ब्रिटिश पॉलिसी था कि ये स्ट्रगल होने नहीं दे रहा था, ठीक है। पॉलिसी था दिमाग में कि डिवाइड एंड रूल करवाते रहो अंदर और फूट डालो, राज करो, सिंपल सी बात है, ताकि नेशनल मूवमेंट वीकन हो। कोमल समझ में आ रहा है, पूरा फ्रीक्वेंसी पे हो, देख रहे हो। हम इतना दिन गैप होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी पे है, तो बात समझो। कास्ट मूवमेंट एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था जी, मैं पहले बोल चुका हूँ। एंटी स्क्रिप्चर था, जो आपके वेद है, वेद है, वेदांता है, उपनिषद सब बेकार है, जला दिया गया था बाबा अम्बेडकर के द्वारा। क्या है ऐसा किताब का क्या काम है जहाँ पे लोअर कास्ट को दर्जा नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे ऐसा किताब का? वो किताब क्या काम का जिस किताब में इक्वलिटी ना हो, हर मानव इक्वल है। जब हर मानव इक्वल है तो हर एक को आपको फैसिलिटी देना चाहिए। यू कांट डू इनजस्टिस टू ऑल द सेक्शंस ऑफ पीपल। यस, इसलिए जला दिया गया था। और जो जब जलाए थे, मनुस्मृति जलाए थे जी, ठीक है, मनुस्मृति जलाए थे, और बगल में ब्राह्मण जी था सपोर्ट करने वाले, तो जो इंटेलेक्चुअल हो गए तो उड़ जाएंगे ना। तो यही चीज समझना होगा, बात समझे। इट वॉज एंटी स्क्रिप्चर, एंटी प्रीस्ट, एंटी रिचुअल्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एम्ड एट कास्ट यूनिटी। सब बराबर होना चाहिए, सब कास्ट बराबर हो, समझे। और जो सेंसस रिपोर्ट था 1931 का, उसमें क्या कहा था, 1/5 टोटल हिंदू पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स का है, शेड्यूल कास्ट का है। आर यू गेटिंग मी? डिप्रेस क्लास वही तो होता है, SC and ST, जिसको अभी तक रिजर्वेशन मिलता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि दबाया गया, शोषण किया गया है, और जब शोषण किया गया है तो उसको राइट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए, यानी कि पॉजिटिव रिजर्वेशन दीजिए उसको, ताकि वो भी तबका बराबर पे आ जाए। एक बात बाबू, जब पॉलिटिक्स में ये जाता है तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बन जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है कोमल, ठीक है। तुमको डब्बा डब्बा हजमोला दिए और तुम हमको वोट देते रहो बैठ के। नहीं अच्छा लग रहा है हजमोला वाला एग्जाम्पल? किटकैट, सॉरी, नहीं तो कोमल ये जो ला दिया था तुम्हारे लिए वो उधर गांधी मैदान में, वो वाला जूस नहीं ठीक था वो? उसमें खुशी नहीं मिला था तुमको? चलो कोई बात नहीं, मगर तुम ऐसा बहुत आइसक्रीम सब चढ़ कर गई होगी उसमें मैरिज सेरेमनी में। नहीं था? उदास मत हो। मिलेगा मिलेगा, हमारे शादी में मिलेगा। देखो टाइप्स ऑफ कास्ट मूवमेंट, देखो क्या क्या टाइप्स हुआ। सत्य शोधक समाज, देखो मैंने बोला कि नहीं बोला, ज्योतिबाई फूले सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले किए थे महाराष्ट्र में। नहीं, पुरुष थे। इसके ठीक पति और पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी, इनके जो वाइफ थी सावित्री कुछ नाम थे, अभी मैं भूल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, पत्नी थी, दोनों ने इक्वल काम किया है, बहुत गजब काम किया महाराष्ट्र में, बहुत अमर नाम है जी, बहुत खतरनाक। देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि ये देखो, ये अपने किताब में, हिज बुक है ना नीचे, गुलामगिरी में, गुलामगिरी में 1872 में हुआ था, उसमें बोला था इन्होंने, ठीक है, वो अपने किताब में वो पॉइंट आउट किए थे। और सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक इन्होंने लिखा था। फूले का एम क्या था कि लोअर क्लास को कैसे हाइपर क्रिटिकल जो ब्राह्मणिज्म से बचाया जाए, हाँ, स्क्रिप्चर से कैसे बचाया जाए, नहीं तो ये दबा के रख देगा, इसको खा जाएगा, ये लोग खा चुका है, कैसे उठाए बताओ, हमको तो समझ में नहीं आता, अभी तक हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कैसे कोई वो हो सकता है, छोटा कैसे हो सकता है, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, सब चीज है, कैसे कोई छोटा हो सकता है? लॉजिक दो हमको, लॉजिक क्या है? यानी कि आप उसमें जन्मते तो फंस जाते। अरे भाई, यहाँ कर्म से कोई बड़ा है? नहीं ना, अब इसके लिए पढ़ना पड़ता है क्या? इसके लिए सिंपल लॉजिक चाहिए यार। देखो बिना पढ़े भी बहुत कुछ सही और गलत का अंतर आ जाता है ना, है ना। जरूरी नहीं कि इसमें तुमको एजुकेशन ही मिले तब तुम सोच पाओ। एक ह्यूमन का जो थॉट है, ह्यूमन का थॉट तो कहीं ना कहीं सही रहेगा, तभी माइंड है तुम्हारे पास,
माइंड है तो माइंड तो तुमको बताता है बहुत सारा चीज़, उसके बावजूद भी बताओ अब भी तुम्हारा है, अभी भी तो हम वैसा ह्यूमन बींग को हम क्या समझेंगे, है ना, क्रिटिकल समझेंगे, हाइपर क्रिटिकल, है ना कोमल, जो कि तुम नहीं। देखो सत्य शोधक समाज क्या है, अर्लीस्ट कास्ट मूवमेंट है जी। फूले का जो थ्योरी था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर कास्ट है, वो पूरी तरीके से फोकस्ड है कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स पे रादर देन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वन। पॉलिटिकली मतलब नहीं है, इकोनॉमिक मतलब नहीं है, हमको कल्चरली और एथनिकली ये लोग को बढ़ाना है। कल्चरली मतलब क्या कि समाज में इंटीग्रेट हो, समाज में इंटीग्रेट होगा अपने आप बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा उसको। पॉलिटिकली बात नहीं की थी, यानी कि गांधी जी टाइप का, गांधी जी भी सोशली बिलीव करते थे, सोशली इंपावर्ड करना जरूरी है। बाबा अम्बेडकर यहाँ कॉन्ट्रास्ट करते थे, बाबा अम्बेडकर नहीं पॉलिटिकली, इसलिए रिजर्वेशन का बात करते थे। और दोनों अपने अपनी जगह बहुत सही थे कि जो जिस हिसाब से तुम्हारा समीकरण था दोनों हिसाब से। अब बाबा अम्बेडकर नहीं होते तो अभी तक इतना मिलता भी नहीं, ये भी बात आपको मानना होगा। यदि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हटा दो तुम, और तब तुम देखो लोअर कास्ट के बारे में सोचो, तब तो बाबा और खराब हो जाता स्थिति। एक महान शख्सियत का जन्म लेने की वजह से पूरा SC ST को फायदा मिला है। एक आदमी को पढ़ने से, बोलता है ना, एक आदमी पढ़ने से कैसे जनरेशन बदलता है, इस तरह बदलता है, ठीक है ना, इस तरह बदलता है। तो ऑलवेज थैंक्स रहो, केवल लोअर क्लास ही नहीं, जो तथाकथित लोअर कास्ट बोला जाता है, लोअर कास्ट तो है ही नहीं, वो तो फालतू माथा का तो है। हर एक व्यक्ति को, हर एक तुम्हारे जितने भी इंडियन टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, इनको मतलब स्थान देना चाहिए, मंडप का, मंडपा में रख देना चाहिए, गर्भगृह में इनका फोटो, ठीक है ना, और जनरेशन को प्रेरणा देंगे ये बैठ के। इसलिए बोल यार सच में है ना, इन्होंने पढ़ने लिखने का चीज ग्राउंड रियलिटी में उतार दिया उस चीज को। तो कितना पढ़े कि वो रहा नहीं गया और मूवमेंट का पार्ट बन गया, इसको बोलते हैं रियली। अब देखो अब उस समय कितना डेंजर होगा समीकरण भारत का, कि उधर से इधर है, कम्युनलिज्म है, गांधी बाबा आए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा दबा कर रखा है ब्रिटिश। उस बीच में जाके अपना छवि बनाना और अपना कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना कितना बड़ा उपलब्धि है। आज वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, वो कम्युनिटी के बारे में रिप्रेजेंट करना कि जिसके बारे में वो होने के बावजूद उनको कितना यातना सहना पड़ा। PhD होने के बाद उनको नहीं मिलता है ठीक से रहने के लिए, एक होटल नहीं मिलता है उनको। महंत है, बताओ महंत है तो काय देंगे तुमको, हम ऐसे भगा देता है उसको, खुन्नस उनको। तो ये जो क्या कि गांधी जी लोग तो नहीं झेले, गांधी जी तो बड़े क्लास से थे, मगर ये तो अपना फेस किए थे ना, जो फेस किए थे उस चीज़ का खुन्नस था इनको कि हम हमारा ऐसा इतना विद्वान आदमी यदि फेस कर सकता है तो बेचारा जो लोअर क्लास है, जो पढ़ा लिखा नहीं, उसका क्या हाल है। तब इन्होंने बहुत कुछ मूवमेंट किया, मैं बताऊंगा गांधी उनके बारे में, बाबा के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तुम लोग को, मॉडर्न इंडिया में बहुत डिटेल में। और तुम्हारा अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा इनका बायोपिक पे बहुत अच्छा बना है, देख लेना उसमें कैसे मोटिवेट किए थे ये। सो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, बताओ उस समय कितने बड़े बड़े पर्सनालिटी थे। हाँ अभी देखो, अभी तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है कोई बढ़िया वाला पर्सनालिटी, है कि नहीं है। देखो आप झूठ बोल रहे हैं तो तुम लोग उतना भी तो बेवकूफ़ नहीं है तुम लोग। जस्टिस पार्टी, हाँ देखो नाम सही लगता है ना, जस्टिस, न्याय देगा को मत तुमको, डेयरी मिल्क वाला। तो जो देखो जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट क्या है, पूरी तरीके से साउथ इंडिया में चला था। तो देखो ये क्या है, यहीं से तुम्हारा बाबू द्रविडन मूवमेंट का ये उदय हुआ है कि हम एक, हम अपना कल्चर, अपना वो, इसी की वजह से बाद में तुम्हारा डिवाइड हुआ स्टेट बहुत सारा। हाँ आज़ादी के बाद तो हमारा स्टेट बहुत कम था, अभी देखो 28 स्टेट बना है, क्या यही तो है लैंग्वेज। तो बर्थ ऑफ द्रविडन मूवमेंट एंड मोस्ट इंड्योरिंग एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन द कंट्री। मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ब्रिटिश के अगेंस्ट है ये, जो कि क्या है, विच इज फाउंडेड बाय नॉन ब्राह्मण्स फाउंड किए थे, ठीक है, मद्रास के। कौन कौन थे इसमें प्रमुख लीडर, तो TM नायर थे, P त्यागराजा चेट्टी थे, राजा पेनेगल थे, CM मदुराई थे, और जो रियल नेम था जस्टिस पार्टी का, वो एक्चुअल में नाम था साउथ इंडियन रेबेलियन फेडरेशन। सो इम्पॉर्टेंट, जस्टिस पार्टी इज सो इम्पॉर्टेंट। यही जस्टिस पार्टी बाबू आगे जाके DMK AIJMK को जन्म दे देता है। सो इम्पॉर्टेंट बात समझे। तो डिमांड क्या था, रिजर्वेशन होना चाहिए लोअर कास्ट पीपल के लिए। क्यों? क्योंकि मद्रास का बाबू स्थिति बहुत खस्ता था,
मद्रास में, क्योंकि साउथ इंडिया में देखोगे तो ब्राह्मीज का जो डोमिनेशन था बहुत तगड़ा था, नॉर्थ से थोड़ा ज़्यादा ही, कम नहीं, ठीक है। अभी भी है कि नहीं है रामानंद जी? बहुत खतरनाक है। शादी करके दिखाओ, इंटर मैरिज करके दिखाओ, दबोच लिया जाओ। बात समझे? तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा? जस्टिस पार्टी मूवमेंट चला, ये पूरी तरीके से तुम्हारा नीचे वाला है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वाह, ये ए.पी. स्वामी किए थे, इसको पेरियार बोला जाता है। वाह, पेरियार रिवर का नाम है इनके ऑनर करने के लिए। केरल में इन्होंने क्या बोला? मनुधर्मा शास्त्र बोला, बर्न करो, उड़ाओ, रामायण को उड़ा दो, कोई काम का नहीं है ये सब चीज, जो जस्टिस ही नहीं देता है। अब हमेशा बताओ, उदाहरण दिया था कि सबरी का झूठा पैर खाए। अरे भाई, तुम आदमी का खाए ना, बात खत्म करो। हम भले ही कुछ अलग ढंग से देखते हैं, मगर हम जब तक लोअर कास्ट का बात ही नहीं करेंगे तो सब तो बराबर ही हो जाएगा। एक बात करना भी तुम्हारा एक गुनाह है। यदि हम लोअर कास्ट का ही बात करते हैं या हायर कास्ट का ही बात करते हैं तो आप अनोइंगली बात ही कर रहे हो उसके बारे में, चाहे आपका इंटेंशन कैसा हो। सोचने वाली बात है। तो यहाँ तो हम लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए हम रामायण का कार्ड खेलते हैं कि सबरी का झूठा पैर खा, है ना। तो आप तो कहीं ना कहीं दलित मान रहे हो उसको, दलित मान रहे हो। दलित मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, सब इक्वल है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स पढ़ लिख लिए हैं, बड़े बड़े आदमी लोग हैं, यही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उड़ा दो मनुस्मृति को, रामायण को उड़ा दो, कोई काम का नहीं है सब चीज़, ठीक है। और वहाँ से तुम्हारा बहुत सारा मूवमेंट 1925 में किए थे। अब देखो, मैंने जस्ट बोला ना, ये जस्टिस पार्टी और ये सेल्फ रेस्पेक्ट पार्टी, ये मर्ज हुआ है कोमल, उसी को बोलते हैं द्रविड़ा खैजियम। और यही जगह कोमल तुम्हारा डीएमके पार्टी बनता है, जो अभी लीड कर रहा है तमिलनाडु को। तो समझ में आता है ये पार्टी कहाँ से कहाँ बना था, कैसे कंटिन्यू हो रहा है। यस, ये है, मैंने बोला ना, जस्टिस पार्टी तुम्हारा सेल्फ दोनों मर्ज। और पूरा अभी राजनीति में अभी तक कोई हिला के दिखा दे तमिलनाडु में डीएमके को, एआईडीएमके को, सब उसी का फैक्शन है। कोशिश तो है, देखो क्या होता है। मगर इसके सहारे या फिर उसके सहारे जो भी नेशनल पार्टी आती है, या तो डीएमके में जाकर सट जाएगी या एआईडीएमके में जाकर सट जाएगी, यही तो नियम है। अब कोई दिखा दे वहाँ पे जाके, नेशनल पार्टी दिखा कर अपना वर्चस्व कायम कर ले तो मानना पड़ेगा, यदि करके दिखाए। कर्नाटक में तो कर ही दिया है। हाँ, तो समझे। ये दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल प्रोसीड टुमारो।